स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। अपने इक्विलिब्रियम के पिछले वीडियो में मैंने आपको केपी और केसी में रिलेशनशिप और ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में बताया था, तो उसी को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ली चैटलियर के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। और जैसे कि एग्जाम्पल है कि PCl5 प्लस हीट इज इक्वल टू, ये रिवर्सिबल का साइन है, PCl3 प्लस Cl2। और हम ये देखते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा करना है मुझे। फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं इसमें ये देखता हूँ कि पहला मोर PCl5 लूँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। दूसरा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको दिख रहा है हीट लेफ्ट साइड में लिखी है, तो एंडोथर्मिक में मैं मोर टेम्परेचर देता हूँ तो मोर प्रोडक्ट बनेगा। और कैटलिस्ट का कोई प्रभाव इसमें होता नहीं है, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट, कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। और चौथी बात ये है कि अगर प्रेशर हम कम रखेंगे, प्रेशर मतलब लो रखेंगे, तो प्रेशर लो रखने पर ज़्यादा मोल वाली चीज़ बनती है। इस साइड में मोल ज़्यादा है तो लो प्रेशर पर PCl3 प्लस Cl2 ज़्यादा बनेंगे। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के अनुसार। मोर रिएक्टेंट लेने पर मोल प्रोडक्ट मतलब मोर रिएक्टेंट लेने पर मोर प्रोडक्ट बनेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोर प्रोडक्ट बनेगा। एंडोथर्मिक है, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट होता नहीं है। और प्रेशर को कम करने पर यानी कि लो करने पर ज़्यादा मोल वाली साइड बनेगी जो कि प्रोडक्ट में है। इस तरह के क्वेश्चंस ली चैटलियर बेस्ड आ जाते हैं। इसके बाद में इक्विलिब्रियम के कुछ अगले टॉपिक्स की तरफ आपको ला रहा हूँ। और इसके बाद हमारा पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रोलाइट। द फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आयोनाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है। द सब्सटेंस विच इज आयोनाइज्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस विच इज आयोनाइज्ड इज इलेक्ट्रोलाइट। और एक चीज़ होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो पानी में घोलने पर आयोनाइज नहीं होगा, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है CH4, जो कि पानी में घोलने पर आयोनाइज नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में आयोनाइज नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में आयोनाइज होता है। इसके बाद अगली डेफिनीशन पर आता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो स्लाइटली आयोनाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर HCl हम लेते हैं और ये टूट जाता है पानी में घोलने पर H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और 100 में से 99 टूटे तो ये 99 बन गए, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ज़्यादातर मोल्स टूट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो दे आर स्लाइटली आयोनाइज्ड, दे आर ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड बट वेरी स्लाइटली आयोनाइज्ड। ये 100 मोल अगर मैं लूँगा तो इसमें से एक टूटेगा तो ये एक बनेगा। तो इफ़ नॉर्मली ऑल द मोल्स आर डिकम्पोज्ड देन द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, एंड नॉर्मली इफ द सिंगल बहुत कम मोल टूटेंगे तो देन द इलेक्ट्रोलाइट इज वीक। तो ये हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में सीखा है। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, द नेक्स्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज KW, और इसका फार्मूला होता है KW का स्टूडेंट्स H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। तो मैं जानता हूँ कि वाटर इज ए लिक्विड, न्यूट्रल भी होता है, और जितने न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं तो वाटर इज ए न्यूट्रल, और न्यूट्रल का pH वैल्यू होता है 7, यानी कि वाटर का POH वैल्यू भी 7 होगा। और pH से हम HNs निकाल लेंगे, pH होता है -log HN, यहाँ से HNs आ गए 10 की पावर -7, यहाँ से OHN आ गए, इसे लिख देंगे -log OH, तो OHNs भी हमारे आ गए 10 की पावर -7। और अब H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव निकाल लेंगे जो कि KW होगा, और KW विल बी 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 10 की पावर -14।
ये हमारा KW है जो कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव से निकलेगा, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आसान भी है। न्यूट्रल होने की वजह से हमने वाटर का pH 7 लिया है, तो POH भी वाटर का 7 होगा, और उसी के अनुसार हम KW निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, दैट इज pH वैल्यू। pH वैल्यू इज -log(HN). ये फार्मूले से ही डेफिनेशन बनेगी। सिमिलरली POH वैल्यू भी होती है -log(OHN). तो आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। pH वैल्यू इज डिफाइंड एज द -log वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। Similarly, POH value is defined as the -log value of OH ion concentration present in the aqueous solution। और हमेशा ध्यान रखिए दोनों का जो सम होगा pH और POH का वो 14 होगा। अगर सोल्यूशन का pH 7 है देन द सोल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर सोल्यूशन का pH 0 से लेकर 7 के बीच में देन द सोल्यूशन इज एसिडिक। और अगर सोल्यूशन का pH 7 से लेकर 14 के बीच में देन द सोल्यूशन इज बेसिक। दिस कंप्लीट फिनोमिना इज कॉल्ड pH स्केल। न्यूमेरिकल्स में लास्ट में टेकअप करूंगा जब पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और फिलहाल आपको डेफिनेशन याद रखनी है। pH वैल्यू इज डिफाइंड एज द -log वैल्यू ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। सिमिलरली द POH वैल्यू इज डिफाइंड एज द -log वैल्यू ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन। तो ये हमारा pH वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक इज बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द सोल्यूशन हैविंग कांस्टेंट pH। सोल्यूशन हैविंग कांस्टेंट pH को क्या कहते हैं? बफर कहते हैं। बफर इज डिफाइंड एज द सोल्यूशन हैविंग कांस्टेंट pH। जिस सोल्यूशन का pH वैल्यू कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं? बफर सोल्यूशन कहते हैं। एंड बफर सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड बाय वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली। बफर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। और बफर दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक बफर एंड द सेकंड इज बेसिक बफर। ऑलवेज वीक इलेक्ट्रोलाइट से बनेंगे स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कोई बफर नहीं बनता, वीक इलेक्ट्रोलाइट से बफर बनता है। और हम जानते हैं एसिडिक बफर जो होगा उसमें वीक एसिड में, तरीका देख लीजिए बनाने का, वीक एसिड में उसी एसिड का एक साल्ट मिलाएंगे, वीक एसिड प्लस उसी एसिड का एक साल्ट। बेसिक बफर में वीक बेस प्लस उसी बेस का एक साल्ट मिलाएंगे, वीक बेस प्लस उसी बेस का एक साल्ट। वीक एसिड है CH3COOH, उसी बेस का उसी एसिड का एक साल्ट है CH3COONA। दिस इज योर एसिडिक बफर का एग्जांपल। एंड बेसिक बफर हमें बनाना है, देन NH4OH इज ए वीक बेस, और उसमें उसी बेस का एक साल्ट मिलाएंगे यानी कि NH4Cl मिलाएंगे, देन द बफर इज बेसिक। तो बफर सोल्यूशन इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट ओनली एंड बफर का pH कांस्टेंट रहता है। वाटर मिलाने पर या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस मिलाने पर या एटमॉस्फेरिक गैसेस के बफर में घुल जाने पर उसकी pH वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ज़्यादातर मेडिसिन में इसका इस्तेमाल है, क्योंकि जितनी टैबलेटें होती हैं, कैप्सूल होते हैं या सिरप्स होते हैं, वो सब एक कांस्टेंट pH पर ही दवाई के रूप में काम करते हैं, और उनकी pH वैल्यू चेंज होने पर वो जहर भी हो जा सकते हैं। इसलिए हमेशा बफर सोल्यूशन के रूप में ही दवाई को रखा जाएगा, ताकि उसकी pH वैल्यू कभी चेंज ना हो सके। और हर दवाई पर आपने देखा होगा कि एक डेट ऑफ एक्सपायरी पड़ी होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद दवाई की pH वैल्यू चेंज हो जाती है और वो दवाई जहर बन जाती है। इसीलिए हमें एक्सपायरी डेट के बाद दवाई को नहीं खाना चाहिए। ऑल द मेडिसिन, ऑल द कैप्सूल्स, ऑल द सिरप्स, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक आर प्रिपेयर्ड इन द बफर फॉर्म टू कीप द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशंस कांस्टेंट। इफ द pH वैल्यू विल चेंज देन द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन विल बी डिक्रीज्ड। तो इनकी जो pH वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन तो हमें ज़्यादा कोर्स में है नहीं, खाली फार्मूला याद कर लेंगे तो हमारा काम चल जाता है। pH का फार्मूला होता है -log Ka कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस log साल्ट अपॉन एसिड के, या मोल रख देंगे या मोलरिटी जो भी हमें दी होगी, मैं आपको बाद में न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। सिमिलरली बेसिक बफर की हम POH निकालेंगे। बेसिक बफर की हमेशा POH निकलती है -log Kb प्लस log
साल्ट अपॉन बेस, इसके मोल रखेंगे या दोनों की मोलरिटी रखेंगे। तो इन फार्मूलों से हम पीएच वैल्यू ऑफ बफर निकाल सकते हैं। दिस फार्मूलाज आर नोन एज हेंडरसन्स इक्वेशन। एसिडिक बफर की पीएच निकलेगी स्टूडेंट्स और बेसिक बफर की पीओएच निकलेगी, और ये फार्मूलों से हम बफर सोल्यूशन की पीएच निकाल पाएंगे। और मेरा अगला टॉपिक इक्विलिब्रियम का आता है, दैट इज इंडिकेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स, ओनली थ्योरी इन दिस लेक्चर, न्यूमेरिकल्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस which give different colors in the acidic and basic medium. Indicators are those substances which give different colors in the acidic and basic medium. And example, सबसे पहला example है indicator का, that is phenolphthalein. तो phenolphthalein is colorless in the acidic medium and it gives pink color in the basic medium. Similarly, the second indicator is litmus. Acid turns blue litmus red, while the base turns red litmus blue. The third example is methyl orange. Methyl orange gives yellow color in the basic medium and it gives orange red color in the acidic medium. तो similarly मिथाइलिन ब्लू एक अच्छा इंडिकेटर है जो कि एसिडिक मीडियम में ब्लू कलर देता है और बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है। तो इंडिकेटर्स हमेशा वो सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर देते हैं। तो ज़्यादा डिटेल मुझे सीबीएसई बोर्ड में नहीं चाहिए होती इसकी। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंडिकेटर्स। न्यूमेरिकल्स में आपको आगे बताऊंगा। और नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ इंडिकेटर के बाद, दैट इज़ ओस्टवाल्ड लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओस्टवाल्ड लॉ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ओस्टवाल्ड लॉ ओस्टवाल्ड ने दिया होगा, और अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड लॉ the degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to square root of the volume of the solution. Degree of dissociation of weak electrolyte is directly proportional to the square root of volume of the solution, means alpha is proportional to under root V. Alpha is the degree of dissociation of weak electrolyte and it is proportional to under root V. इसका मतलब ये है कि अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम V है तो उसका जो पदार्थ घुला हुआ है सोल्यूशन में, सब्सटेंस जो घुला हुआ है, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अंडर रूट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ एक छोटे से तरीके से। मान लीजिए AB इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये पानी में आयोनाइज हो रहा है A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, और 1 मोल अगर मैं ले रहा हूँ रिएक्टेंट का, तो शुरू में तो प्रोडक्ट बना ही नहीं है, शुरू में प्रोडक्ट 0 है। अब मान लीजिए 1 में से x मोल टूटता है, यानी कि अल्फ़ा मोल टूटते हैं, तो ये अल्फ़ा बन जाते हैं। जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम इज़ V, मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया। Kc इज इक्वल टू RHS अपॉन LHS। RHS कितना है, A पॉजिटिव इंटू B नेगेटिव अपॉन AB। यहाँ Kc निकाल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूँ। देन Kc इज इक्वल टू A पॉजिटिव का एक्टिव मास हो गया अल्फा अपॉन V मोल अपॉन वॉल्यूम, B नेगेटिव का अल्फा अपॉन V अपॉन AB हो गया 1 माइनस अल्फा अपॉन V। वैल्यू पुट करके V से V काट देंगे। Kc विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। इफ़ अल्फा इज़ वेरी लेस देन 1, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वीक है, 1 के कंपेरिजन में ये अल्फा नेगलेक्ट होगा। हमारा फार्मूला आएगा Kc इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kc इंटू V। Kc हटा के प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V। ये हमारा ओस्टवाल्ड लॉ देखिए प्रूव हो जाता है। तो हमने इस लेक्चर में देखे हैं टॉपिक इंडिकेटर, ओस्टवाल्ड लॉ, इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एंड वीक, और पीएच वैल्यू एंड बफर सोल्यूशन। अपने अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एसिड बेस साल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको और अच्छे वीडियोस इसमें देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।